नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारा मुद्दा बहुत अहम है और अहम इसलिए है कि उसका सरोकार आम जनता से है, उसका सरोकार सरकारों से है, उसका सरकार सिस्टम से है, उसका सरकार प्रशासन से है और उसका सरोकार तमाम सिस्टम से है जो कहीं ना कहीं खामियों की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ये लखनऊ के होटल में जो आग लगी थी, लिवाना होटल में, वो आग है या सिस्टम पर दाग है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात बोलना चाहता हूं। एक लाक्षागृह दुर्योधन ने बनवाया था पांडवों को जलाकर मारने के लिए। लखनऊ में जो लाक्षागृह था, यह सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार के इस सिस्टम ने या अधिकारियों के इस सिस्टम ने बनाया, आम लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए। ये कौन से लोग हैं? ये आखिर कौन सा सिस्टम है? आखिर एलडीए का नोटिस दिया गया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये पहले से, पिछली सरकारों से, तमाम सरकारों से इनको कहीं ना कहीं फायर एनओसी नहीं मिली है, कहीं कमर्शियल का नक्शा पास नहीं है, कहीं रेजिडेंशियल का पास है और वहां कमर्शियल एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। तो हमारा सवाल यही है कि ये लाक्षागृह आखिर बना कौन रहा है और इसकी भेंट कौन चढ़ रहा है? हमारे साथ तमाम मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। राकेश राय जो कि रिटायर्ड सीएफओ हैं, चीफ फायर ऑफिसर रिटायर्ड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की संग्राम वाली डिबेट में। शमशी आज़ाद जी जो कि नेता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चंचल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की और देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो आग है, ये आग है या सिस्टम पर लगा दाग है। सबसे पहले मेहमानों का रुख करेंगे। उनमें सबसे पहले राकेश राय जी, चूंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और अपने समय में इन्होंने तमाम इस तरह के लाक्षागृह देखे होंगे, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है, आखिर इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्यों होती हैं। 2018 में चारबाग में घटना हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी कमेटी बैठी गई, सब कुछ हो गया, होटल कुछ समय के लिए बंद हुआ होगा, फिर खुल जाते हैं। रेजिडेंशियल एरियाज में होटल्स चल रहे हैं, फायर एग्जिट नहीं है, एनओसी नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये जब बनते हैं उस समय हमारा सिस्टम इतना गड़बड़ क्यों है कि वो उसको रोक नहीं पाता है? राय साहब, देखिए, सिस्टम में सब कुछ है, केवल मैटर है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे चूक के कारण इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जी। चारबाग में एसएसजे इंटरनेशनल होटल में 8 लोग काल कवलित हुए, वहाँ भी सिर्फ यही बात थी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अग्नि निवारण सुरक्षा नियमावली जो ये है वो प्रवृत्त है। इसमें स्पष्ट प्रोविजन है जी 19वें कॉलम में कि सावधि लेखा परीक्षा कराई जाए, यानी फायर ऑडिट कराई जाए जी। फायर ऑडिट ये फायर ऑडिट कितने मतलब साल में एक बार होता है या कई साल में एक बार होता है? फायर ऑडिट कम से कम 2 साल में एक बार कराने का प्रोविज़न है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि फायर ऑडिट नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 में एनेक्स E-7 में स्पष्ट वर्णित है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। अब सवाल उठता है कि थर्ड पार्टी जब भी आदेश होता है फायर सर्विस हेडक्वार्टर से, तो चीफ फायर ऑफिसर जो जिलों में तैनात हैं उन्हीं से ये थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाती है, जो कि किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए। क्यों? आखिर क्या वजह है? इसलिए कि हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, चूंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इसकी जो माइन्यूट जो चीजें हैं उसको निकाल के बताएंगे क्यों ये अनुपयुक्त माना जाता है। देखिए, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के पेज नंबर 89 पर स्पष्ट वर्णित है थर्ड पार्टी किसे कहेंगे। एक आदमी है, जैसे बिल्डर है, वो एनओसी लेना चाह रहा है, बिल्कुल, सीएफओ, वो एक पार्टी हो गया, सीएफओ एनओसी देगा, वो दूसरी पार्टी हो गया। अब सीएफओ, थर्ड पार्टी का मतलब इंडिपेंडेंट एजेंसी। एग्जैक्ट जी। अब सीएफओ ने एनओसी दिया, वो सही है कि नहीं, और बिल्डर ने सही सूचना दिया कि नहीं,
ये सही बात है कि नहीं, इसी को चेक करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट का प्रोविजन है। अभी तमाम कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यानी आपका ये कहना है कि थर्ड पार्टी ऑडिट ना होकर जो सीएफओ द्वारा जो ऑडिट कराया जाता है, कहीं ना कहीं वहां पे सिस्टम में खामियां हैं, कहीं ना कहीं वहां करप्शन है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं करप्शन नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चूक के कारण ही नहीं, तो चूक क्या है? करप्शन, अगर करप्शन नहीं तो चूक क्या है? इसलिए कि कई केसेस ऐसे आए हैं, जैसे इस केस में भी ऐसा मामला सामने आया था कि कंप्लीशन था ही नहीं और फायर होने से मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है सर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इसमें भी एसएसजे इंटरनेशनल में 8 लोग मरे, अगर थर्ड पार्टी ऑडिट करा नहीं, लेवाना के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कंप्लीशन था नहीं, उसके बाद भी इनको फायर ओनरशिप मिल गई थी, तो ये कैसे हो सकता है विदाउट करप्शन? हाउ इट इज पॉसिबल? 2017 में लेवाना को एनओसी दी गई थी, जैसा कि मुझे सूचना है, और 2021 में रिन्यूअल कर दिया गया। नहीं, एक चीज और भी है, ये पहले रेजिडेंशियल एक्टिविटीज के लिए इनका पास हुआ था, एक बार इनका नक्शा निरस्त भी हुआ, उसके बाद फिर से ये कमर्शियल एक्टिविटीज करने लगे। तो हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे ये संभव है, कैसे ये मुमकिन है कि अगर एलडीए का, अगर भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ बिल्डरों के साथ या लेवाना होटल के प्रबंधन के साथ नहीं रहा होता, तो ऐसे इनको परमिशन कैसे मिलती? कहीं ना कहीं फायर सर्विस के द्वारा अग्नि सुरक्षा नियमावली का उल्लंघन किया गया है, उसको लीगल वे में नहीं देखा गया, केवल सिस्टम देख लिया गया। हालांकि इस होटल में कल सिस्टम भी वर्क नहीं किया। और साथ ही साथ मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इनके द्वारा, जब आपके पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जिसको गवर्नमेंट ने 10-10 करोड़ रुपए से खरीदा है और उससे आप 166 फीट हाइट तक रेस्क्यू भी कर सकते हैं, आगे केज लगा होता है, उस केज में 8 आदमी एक बार उतार सकते हैं, तो यहाँ इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? चलिए ये एक सिस्टम की बात है कि वहां इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, रुक करेंगे शमशी आज़ाद जी का। शमशी आज़ाद जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मैं आपको खाली होटल के एग्जाम्पल्स नहीं बता रहा हूं, आप जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स के उदाहरण ले लीजिए, चाहे नोएडा से लेके लखनऊ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां कहीं ना कहीं फायर ओनर्सी विदाउट नॉर्म्स कहीं ना कहीं हासिल कर ली जा रही है। ये विदाउट करप्शन या बिना भ्रष्टाचार के कैसे मुमकिन है? आप लखनऊ में जहां भी रहते हो, लखनऊ में किसी भी हाई राइज बिल्डिंग, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, वहां पे अगर सर्वे करा लिया जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 80% इमारतें फेल हो जाएंगी, कि वहां कहीं पता चलेगा कि जो फायर एग्जिट के का जो स्पेस होना चाहिए वो उतना स्पेस नहीं है, और कहीं पता चलेगा कि जो पंप है उसका नोजल काम नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें, तमाम चीजें क्यों हो रही हैं शमशी साहब? देखिए, पिछली जो कमियां रही हैं सरकार अब उनको धीरे धीरे पूरा कर रही है। पिछली सरकार ने जो गड़बड़ियां की हैं, क्योंकि गड़बड़ियां जो होती हैं वो बुनियाद से होती हैं। पिछली सरकारों में ना कोई कानून था, ना कोई नियम था। जिस तरीके से बंदरबाट होती थी वो पूरा प्रदेश जानता है, किस तरीके से नोएडा से लेकर आप, मतलब आपका ये कहना है कि पिछली सरकारों की वजह से ऐसा हो रहा है? कोई भी बिल्डिंग आप देख लें, जो नई बिल्डिंग है उनके आप जाके आप चेक करा लें, जो पुरानी बिल्डिंग है उनका आप जाके फायर सेफ्टी का सिस्टम आप चेक कर लें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा भी छोटा सा, मेरा जो रोज़गार है वो भी फायर संबंधित है, मैं उसी में काम करता हूँ जी। तो ये है सिस्टम कि जो पुराने पैटर्न पे जो पुराना बना हुआ था, चाहे वो लेवाना होटल रहा हो, चाहे जो चारबाग में केस हुआ वो भी रहा हो, चाहे जो भी हादसे होते हो, वो आप देखेंगे 2012 से 2017 के बीच की बनाई गई बिल्डिंगें होती हैं। यानी पुरानी सरकार का आपका कहना है कि पुरानी सरकार के समय में ये पुरानी सरकार जो भी चीजें बनी, अभी आप देखें कि हमारे ख्याल से 1 महीना भी नहीं होगा विधानसभा के सामने योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से फायर संबंधी उपकरणों का, नए उपकरणों का वहाँ पर पब्लिक के लिए वहाँ पर उन्होंने रखा था पूरी तरीके से, और फायर संबंधी जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट। चलिए, पुरानी सरकार, आपके हिसाब से पुरानी सरकारों में ये सारी चीजें हुई हैं और ये करप्शन वहीं का है, इसी वजह से सारी चीजें दिक्कत कर रही हैं। चंचल यादव जी, आपसे एक रिएक्शन। देखिए, जहाँ तक अभी शमशी भाई बोल रहे थे, मेरा ये मानना है कि जब कोई नालायक औलाद जब होती है ना, तो वो जब उससे कुछ नहीं बन पाता है, जो बनी हुई व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का लगातार काम करती हैं,
तो फिर जब बिगड़ जाती सारी चीजें तो कहते हैं कि मैं हमारे बाप ने चंचल नहीं, जी की नालायक बात- बात मतलब- चंचल जी की नहीं, बात इसको पर मेरी बात अभिमान सुन लीजिए, करूंगा। मेरी नहीं, बात नहीं, सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी को आप नालायक नहीं कह सकते। मेरी नहीं, बात सुन नहीं, लीजिए। ये एकदम गलत एक बात है। मिनट, शमसी भाई, सुन ये लीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनता उनको नालायक कह रही है, उनके पिताजी उनको नालायक कह रहे हैं, चचा नालायक कह रहे हैं, राजभर जी नालायक कह रहे हैं, और आप तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भी उनको नालायक कहेंगे, जनता के साथ आप हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए। ये गलत बात है। सुन लीजिए, नालायकी कौन कर रहा है आपको पता नहीं, नहीं, ये बता रहा हूं। गलत बात है। सुन लीजिए, नालायक सुन लो पुत्र भाई अगर कोई पहले, इस वक्त शमसी भाई कहा सुन जा रहा है लो तो आप। उत्तर प्रदेश में अरे सुन लो, अखिलेश नालायकी यादव कौन के कर रहा है अलावा बता रहा हूं कोई ना नहीं मैं कर रहा है। आपको। नहीं, आप नालायकी बताएंगे बता रहा हूं क्या? कौन कर रहा है। आप शुरुआती मैं अपने बता रहा हूं ना नेता से नालायकी, मैं ही कह रहा हूं। आप नालायक शुरुआती औलादें अपने होती नेता से कह रहे हैं, हैं। अपने बाप की बनी बनाई व्यवस्थाओं को बेचने का काम करती एकदम हैं, सही तहस बात नहस है। करने का काम मुलायम करती हैं, सिंह ने जो तो ऐसे ही आरोप लगाते हैं मुलायम लोग। सिंह ने सुनिए, जो कुछ खून और पसीने से अपना सत्ता मेरी बात हासिल की सुनिए, थी, कार पिछले- सेवकों पर गोली चला के जो सत्ता हासिल की थी, अखिलेश यादव ने उसको लफाजी नहीं जमीन चलेगी। कर दिया। शमसी नहीं, भाई, लफाजी की बात नहीं तार्किक है। बातें करिए, आप लफाजी नहीं तार्किक चलेगी बात यहाँ पे। करिए, लिखित बात करिए, तार्किक बातें नहीं, करिए। तार्किक बात आप मुझे करिए। बताओ ना, आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? नालायक आपने कौन है? यार योगी इतने आदित्यनाथ बड़े को आप चैनल बता पे रहे हैं बैठ नालायक करके, है? सुनिए, नहीं, योगी इतने- आदित्यनाथ महाराज को आप बताएंगे इतने नालायक इतने है? बड़े चैनल पे मोदी बैठ जी को बताएंगे, करके किसको मेरी बात बताएंगे? सुनो ना पहले, आप सुन तो लो, आप धैर्य रखिए। इतने बड़े चैनल पे बैठ करके आप ये बता रहे हो कि 2012 से लेकर 2017 तक जो चीजें बनी है उसी में आग लग रही है। ये कितनी बेवकूफनी वाली बात है भाई साहब। नहीं, भाई, तो आप ये क्या बताइए ना बातें इसको- कर रहे हो? नहीं, आप ये बताइए, गलत बात है ये। आप ये बताइए मेरी कि बात इसकी सुनिए। वजह क्या, आप ही बताइए ना, इसकी वजह है क्या? इसलिए कि जो ये होटल आज का तो बना नहीं है, और देखिए, सिर्फ होटल की सिंपल बात सी नहीं बात कर रहा है। हूं मैं। नहीं, आप देखिए, मुझसे देखिए, मैं सिर्फ- क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? इनका जो शमसी भाई ने बोला अभी है कि जो है कि 2012 से लेकर 17 तक जो बिल्डिंग बनी उसी में आग लग रही बाद जो है। भी मैं आपको बिल्डिंगें बताता हूं, बन सुन रही लीजिए। हैं, नहीं, वो मैं मानक खाली के उसकी अनुरूप- बात कर ही नहीं रहा और हूं। अभी मेरा भी ये आप कहना देखिए, है, अभी भी मेरा आप ये कहना है देखिए। कि ये करप्शन का जो सिस्टम है, जो अथॉरिटीज और जो फायर डिपार्टमेंट अथॉरिटीज और जो बिल्डर्स का और जो देखिए, इनका जो नेक्सस है, ये नेक्सस कब खत्म होगा? मैं और उन्हीं बातों पे आ रहा नेक्सस था, क्यों नहीं लेकिन खत्म हो शमसी रहा भाई है ने ये? पूरा एकदम जो है, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि रमन जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए आज के टाइम में अधिकारी बेलगाम है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, शमसी भाई हैं, ये जानते हैं अच्छी तरीके से, इनकी भी प्रवक्ता है बीजेपी की, इनकी भी एक पैसे की सुनवाई नहीं है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं नहीं, को हम अधिकारी बता दूं, बेलगाम सुनिए। है। देखिए, अधिकारी बेलगाम अधिकारी तो बेलगाम है। इससे 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 अरे इसका भाई, क्या आप अगर ताल्लुक है? बेलगाम ना होते- इससे इसका क्या ताल्लुक सुन है? लीजिए। एक बात बताइए, रमन जी, अगर एक बात बताइए, नहीं, होटल में अगर इनकी फायर एग्जिट सरकार नहीं में है, कार्यकर्ताओं मेरी की बात कितनी सुनिए, सुनी जाती मेरी थी, बात दरोगा सुनिए, को थप्पड़ मार देते मेरी थे। बात सुनिए, आज की अपराध तारीख में खुलेआम एक करते मिनट, थे, सही इससे बात, कार्यकर्ता अगर करती थी। अगर होटल में फायर एग्जिट नहीं है, अगर होटल में फायर एनओसी नहीं है या इमरजेंसी एग्जिट नहीं कार्यकर्ता है किसको या कौन उस सी तरह बात के है उस भाई, तरह बता के दो। प्रावधान नहीं है, तो आज की तारीख में उनके अधिकारियों से क्या लेना देना है उसका होटल का? नहीं, अधिकारियों का आज मतलब की ये है- तारीख के अधिकारियों से क्या लेना देखिए, देना है? अभी सर ने बताया है, राय सर ने भी स्पष्ट बताया है कि बराबर जांच होती रहती है। ये लापरवाही है। अभी जैसे आपने फायर एनओसी ले लिया और बहुत सारी चीजें में आपने देखा होगा कि जो है वहां पे जो फायर के जो सारे इक्विपमेंट होते हैं वो सही प्रॉपर नहीं काम करते हैं, इसकी बराबर लगातार जांच होती रहती है। मैं इसके लिए कर रहा हूं, लापरवाही की बात कर रहा हूं। और देखिए, जहां तक बात है आग लगने की बात, अब देखिए नहीं, तो इसमें 9 सरकारें जनवरी कहां से आ 2018 गई? को इसमें सरकारें कहां से आ गई? हमारा तो सवाल ये है कि चाहे कोई भी सरकार रहे, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, इसी वजह से ऐसा नेक्सस बनता है। एग्री कर रहा हूं, सुनिए, आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। देखिए, 9 जनवरी 2018 को सीएम कार्यालय के पंचम तल पे आग लगी। आप ध्यान रखिए, लोक भवन में आग लगने की जो सूचना 13 जून 2019 को आग लगी। आप देखेंगे जो है, लोक भवन सुन में लीजिए, जो आग लगी उसमें एनओसी नहीं थी फायर की। 27 मई नहीं, आप पहले ये बताएं, आग लगने बता का- रहा हूं यार। नहीं, नहीं, अरे आग आप सुन लगने तो का आप लो। बताएंगे तो मैं हर जगह एनओसी की आग बात लगी। कर रहा हूं क्या? अरे आप बताएं, मैं यहाँ एनओसी की बात कर रहा हूं। एनओसी और नियम की बात हो रही है ना। क्या लोक आप भवन डिबेट में करो? एनओसी नहीं थी फायर की। सुन तो आग लो। लग जाना एक रमन अलग जी, चीज है, रमन और जी, नियम और पहले कानून इनको को शांत साफ कराइए। रखना अलग चीज है। आदमी एक ही आदमी बात करेगा ना। सुन तो जी, लो भाई। बोलिए, आप बोलिए, अब सुनिए। बोलिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए आप देखिए वाणिज्य कर भवन में 27 में 2018 को आग लगी। मेरा ये सवाल है कि देखिए, ये चीजें जब हमारे मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं वहां पे अगर आग लग जा रही है, सवाल यह है कि मतलब जो है वहां पे भी प्रॉपर उसकी देखिए, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। आप इसकी गंभीरता को समझिए। आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं आग है, कहीं भी लग इसलिए सकती है भाई। इसलिए कि देखिए, आग लगना लापरवाही का कहीं मतलब शॉर्ट है कि सर्किट आग से आग लगना। लग सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आग कहीं अगर लगे, किसी भी बिल्डिंग में लगे, रमन जी, मेरी अगर पूरी अगर बात उसके तो complete होने प्रिकॉशंस दीजिए। अगर उसके रमन जी, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए मैं हैं वही या बात उस कर रहा हूं। बिल्डिंग में इंतजाम किए गए हैं, तो फिर जनहानि नहीं होती है। लेकिन यहां जनहानि हुई है। रमन जी, सवाल इस पे उठ रहा है जी। एग्री। देखिए, वहां की मैं जो उन्हीं बिल्डिंग बातों बनी पे आ थी, रहा सर, था। रमन जी, मैं मैं यही बताना कह रहा चाहता हूं कि हूं कि बिल्डिंग देखिए, जो उन बनी सब थी- चीजों से हमें सीखने की जरूरत है और सीख नहीं, करके जो है- सीखेंगे कब सीखेंगे? हमारा यही सवाल सवाल है है कि ना। कब सीखेंगे? भाई देखिए- इसलिए कि देखिए, आप एक चीज सोचिए, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स है, अभी तो एक जगह आग लगी है। मैं
बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अगर और मुझे लगता है कि राकेश राय जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि अगर इनका फायर ऑडिट कराया जाए, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो या कॉम्प्लेक्सेस हो, कहीं ना कहीं खामियां मिलेंगी। अधिकतर जगहों पे तो ये मिलेगा आपको कि कमर्शियल एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं रेजिडेंशियल सेक्टर्स में। कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर्स में कमर्शियल एक्टिविटीज अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो बिल्कुल परमिसिबल हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ के कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। तो हमारा सब सवाल ये है, राकेश राय जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये सिस्टम जो हमारा तंत्र है, इस तंत्र को क्या करने की जरूरत है और ये तंत्र कैसे ठीक होगा, इसलिए कि ये ऑटो मोड पे तो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है ये। देखिए रमन जी, अगर आप सिस्टम पे जाएंगे तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश फायर सर्विस को लेते हैं जी, जिसका गठन ही 1944 में ओनली फॉर फायर फाइटिंग हुआ था जी, अग्निशमन कार्य के लिए हुआ था। जीव रक्षा पे तो हुआ ही नहीं कार्य, और आज स्थिति यह है कि जीव हानि हो रही है जी। दूसरा कारण आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और संरक्षा को एक मिला के सिक्योरिटी कर दिया गया। आज जितने भी उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के जितने भी आला अधिकारी हैं सब आईपीएस हैं जी। उनके द्वारा कोई भी प्रशिक्षण ना तो स्मोक मैनेजमेंट का लिया गया है, न फायर फाइटिंग का लिया गया है, न लाइफ सेफ्टी का लिया गया है। मॉक ड्रिल्स भी बहुत ठीक तरीके से नहीं होते। मुझे लगता है कि इक्विपमेंट्स की भी बहुत भारी कमी है, और या कहीं ना कहीं उन इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए ट्रेन हैंड्स भी उनकी भी कमी है। नहीं, इक्विपमेंट अवेलेबल है जी, बट उनको चलाने के लिए हम ट्रेंड नहीं है जी। इसका कोई प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हो रहा है। और इसका मतलब आपका ये कहना है कि जो भी बड़े आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आईपीएस कैडर से आ जाते हैं, उनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, और वो शायद कहीं ना कहीं वहां लापरवाही होती है कि जिस तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग इनको दी जानी चाहिए निचले लेवल को, जो कि जाके अपनी जान जोखिम में डाल के फायर फाइटिंग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, और इसकी वजह से जनहानि आम जनता की तो होती ही है और साथ ही साथ इनकी भी कैजुअलिटीज होती हैं। बिल्कुल सही। इसी के साथ और हम ऐड करना चाहेंगे कि अब चीफ फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में होती है जी, यानी उनकी डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग होती है जी। उनको तलवार चलाना सिखाया जाएगा, बंदूक चलाना सिखाया जाएगा, लेकिन किस तरह रेस्क्यू किया जाए, जैसा कि आप लेवाना में देखें, एसएसजे इंटरनेशनल में। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोग को ट्रेनिंग के दौरान तमाम चीज़ें बताई गई होंगी, जो विदेशों का जो पैटर्न है फायर फाइटिंग का, या कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री का एग्जांपल आपको दिया गया होगा, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि वो किन मायनों में हमसे बेहतर है। इसलिए कि देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास पॉपुलेशन की डेंसिटी का है, इसलिए कि डेंसली पॉपुलेटेड हम हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रेस्क्यू में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया होगा, और क्या लगता है आपको कि किस देश का मॉडल अपना के इस डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री को कहीं ना कहीं मिनिमम कैजुअलिटीज पर हम ला सकते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स में? देखिए, डेंसिटी की जहाँ तक बात है, अभी हम गए थे थोड़े दिन पहले चाइना जी, और वहाँ हमने स्वयं देखा, वीडियो भी बनाया जी, उनके मानक से कहीं ना कहीं हमारा मानक अच्छा है जी, लेकिन उनका प्रशिक्षण का लेवल जो है जी। वो हमसे कई गुना अच्छा है। हमने जो पहले बताया कि आज चीफ फायर ऑफिसर पीटीसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, इनको कोई ज़रूरत नहीं है पीटीसी की ट्रेनिंग की, इनको कभी जीवन में बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारी आवश्यकता यानी है। अधिकारी लेवल पर फायर का ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है कोई? है ट्रेनिंग कॉलेज, उन्नाव में है, वो डम पड़ा हुआ है जी। तो हम जो प्रशिक्षण का लेवल बढ़ाएं, स्मोक मैनेजमेंट करें, रेस्क्यू का ट्रेनिंग लें, रेस्क्यू के एडवांस रेस्क्यू टेंडर हमारे यहाँ उपलब्ध है जिसकी करोड़ों में कीमत है। इस आग पर उसका यूज नहीं किया गया, 10 करोड़ की हाइड्रोलिक है, इस आग पर उसका यूज नहीं हुआ। शमशी आजाद जी हमारे साथ, नेता बीजेपी लगातार बने हुए हैं। आजाद जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे बात करूं या फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात करूं तो कहीं ना कहीं पार्टी वाला एंगल आ जाता है। हम एकदम डिफरेंट टाइप की डिबेट को ले जाना चाहते हैं आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। सवाल ये है कि जो पुरानी गलतियां अगर हो भी गई तो आखिर इस गवर्नमेंट में उनको रेक्टिफाई करने का, उनको दुरुस्त करने का क्या काम हो रहा है? इसलिए कि सरकार के पास बहुत सारे एजेंडे हैं और ये इकलौता एक मामला नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो आदमी विचार विमर्श करने पर मजबूर हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर इसी तरह के और भी लवाना हुए तो कितने लाक्षागृह बनेंगे। नहीं, अब हमारे ख्याल से ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि अब सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और सभी आला अधिकारियों के और सभी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर को ये पूरी तरीके से मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स है नोएडा में 24 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं और अभी आपने ट्विन टावर का भी जिक्र सुना होगा, 32 मंजिला इमारत थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो फॉरेन के तर्ज पे नोएडा में चॉपर्स का इंतजाम नहीं है जैसा कि विदेशों में होता है। चॉपर्स के जरिए, राय साहब बेटर मुझसे जानते हैं और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चॉपर्स के जरिए वहां पे फायर फाइटिंग की जाती है और वहां पे आग को बुझाया जाता है। लेकिन वहां पे चूंकि जहां हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पे शायद हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करता है। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिए राय साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। चॉपर्स का डेमो यहाँ हुआ था, स्वीडन की कंपनी थी, आई थी, डेमो हुआ था, चॉपर्स लेने की बात भी हुई थी। अब किन कारणों से नहीं लिया गया वो हमें नहीं। मेरा यही कहना है शमसी साहब, मेरा यही कहना है कि नोएडा में भी इस बात पे विचार चल रहा था। अब ये बताइए कि कहीं भी हाई राइज बिल्डिंग्स है, अगर खुदा न खास्ता ऐसी स्थिति आती है तो हम कितने तैयार हैं? रमन जी, ऐसी स्थिति जब आती है तो देश जो है सेना की मदद लेती है। आपने देखा होगा कि अभी जहां बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, सेना आखिरी विकल्प है सर, सेना आखिरी विकल्प है। सेना को कहां क्या बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति अगर बनती है, जब तक हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो सपोज एक सोसाइटी, नोएडा की एक सोसाइटी, लखनऊ की एक सोसाइटी, प्रयागराज की एक सोसाइटी, किसी एक सोसाइटी में हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है तो आप इमीडिएटली सेना को डिप्लॉय नहीं कर सकते वहां पे। वहां पे आपको फायर फाइटिंग के लिए अगर 24 मंजिला इमारत है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। राय साहब, मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर चॉपर्स का इंतजाम हो तो शायद कैजुअलिटीज मिनिमाइज हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा रमन साहब, 100% ये सत्य है। आज उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में 42 मीटर से ऊंची इमारत के ऊपर रेस्क्यू या फायर फाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 42 मीटर तक भी हम तभी सक्षम है जब उसकी भी ट्रेंड हो। नहीं तो इसके लिए कोई कुछ सोचता क्यों नहीं है? शमसी साहब, आपसे भी यही सवाल, इसलिए कि ये सरकार नए नए तरीके, डेढ़ महीना पहले की बात है, यही विधानसभा के सामने सारे उपकरण लगाकर बाकायदा जो है उनका मॉक ड्रिल ऑपरेशन नहीं। लेकिन अभी राय साहब की एक बात पे गौर कीजिए, 42 मीटर से ऊपर का कोई इंतजाम नहीं है अभी। लेकिन देखिए एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम, लेकिन वहां पर नहीं, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स को तो परमिशन मिलती चली जा रही है। अनावरण किया गया, वहां पर हाइड्रोलिक क्रेन का भी वहां पर दिखलाया आपको शो करके, मॉक ड्रिल करके, और ऐसी भी व्यवस्थाएं, ऐसे भी वाहन का वहां पर प्रयोग किया गया। जैसे सकरी गली में अगर बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही तो वहां पर मोटरसाइकिल और बुलेट पर फायर इंस्ट्रूमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर का सामान रखकर, नहीं वो ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन जिस तरह डेंसली पॉपुलेटेड हम हैं और जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जब अब नोएडा जैसे शहर को देख लीजिए, आप प्रयागराज को देख लीजिए, लखनऊ को देख लीजिए, यहां जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, अगर कहीं खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती है तो हम किस स्थिति में रहेंगे? हम जानना चाहते हैं चंचल यादव जी, किस स्थिति में रहेंगे हम? देखिए, नो डाउट जो रमन जी देखिए बात यहाँ पे हो रही है, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। कम से कम इन सब चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है और बहुत बड़ी ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ कि जिस राय साहब ने बताया कि इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, उस सेक्टर में काम कर चुके हैं, इसलिए उन सुझावों को सरकार को लेना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, बड़ी ईमानदारी से मैं कहना चाहूँ। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि 2012 से और 17 की भी जो बिल्डिंग बनी उसी में आग लग सकती है। ये नहीं, लेकिन एक सवाल तो उठता है। देखिए, एक सवाल ये उठेगा, ये हर सरकारों में उठेगा, सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये हर सरकारों में उठेगा कि अगर नॉर्म्स का वायलेशन करके कहीं ना कहीं परमिशन दी जा रही है या कहीं फायर एनओसी दी जा रही है या कहीं ना कहीं एलडीए और बिल्डर का नेक्सस दिख रहा है भ्रष्टाचार के तंत्र के तहत, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा, हर सरकारों में उठेगा। बड़ी ईमानदारी से आपको भी एग्जाम्पल देता हूं। मैं अभी कल ही चिन्हट सीएससी आपके बगल में ही अस्पताल है, मैं खुद अपना बीपी चेक कराने के लिए चला गया। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 उनके जो है क्या नाम है आपके आए बीपी चेक करने के लिए, तीनों काम नहीं कर रहे थे। तीनों काम नहीं कर रहे थे। आप सोचो, सिंपल सी एक अस्पताल में छोटी सी चीज व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो इतनी बड़ी सोच कहां हो पाएगी बीजेपी की? मैं तो नहीं सोच पा रहा हूं। नहीं तो आपको क्या लगता है? नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सारी ब्लड प्रेशर की मशीनें काम करती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में सब कुछ काम करता था। अरे, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आप पे आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए लोग थानों से अपराधियों को छुड़ा ले जाते थे। मैं कह रहा हूं, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए, आप एनसीआर डेटा निकाल की बात करिए,
आप केवल झंडा लगाने की बात अभी करते हैं, आप एनसीआरबी हमारे के डेटा के बारे में प्रधानमंत्री- पता है आपको? अभी अभी जो एकदम पता है। अभी सुनो, एक ये हफ्ते मैं पहले बता रहा हूं। एनसीआरबी का जो आप डेटा देखिए, आया है, पुलिस डेटा नहीं को दिखाएंगे। हाईटेक करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। हम अरे लोग अभी 1090 एनसीआरबी का लेके आए। डेटा जो आया अभी है बात उसमें हमारी नहीं। उत्तर प्रदेश में आप योगी सोचिए, शासन पुलिस काल में का अपराध मजाक कम हुए होता था, हैं। गाड़ियां नहीं होती थी। साइबर हमारी सरकार ने साइबर इनोवा, क्राइम में बोलेरो, साइबर आपके सामने क्राइम स्कॉर्पियो, साइबर अपराधों पूरे- को साइबर क्राइम को का रिड्रेसल सबसे ज्यादा हुआ है। एनसीआरबी का डेटा यह भी कहता है कि योगी सरकार में, योगी शासनकाल में अपराध की दर में कमी आई है। ये लेटेस्ट डेटा है, आपको पता होगा। एनसीआरबी का अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। एनसीआरबी का नंबर का 1 डेटा है ये। आप बताइए ना, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। रमन जी, आप डेटा की बात कर रहे हैं, मैं यही डेटा की बात कर रहा हूं। एनसीआरबी का आंकड़ा मैं ये जब पूछ तक रहा हूं। नहीं आया था, सुनिए। चंचल यादव जी हर जगह डायरी लेके दिखाते थे। नहीं, अब ये आंकड़ा नहीं दिखाते। मैं अब दिखाता हूं, उस पे- एकदम अब उस पे- दिखाता हूं। अब उस पे अभी शक जाहिर साथ करते हैं। दिखाता हूं। अरे हर देखिए, जगह आप रमन जी, दिखला रहे थे। रमन जी 1090 व्यवस्था हम लोग लेके आए, 112 हम सब लोग आप लेके आए, सब आप सोचिए आप ना, लेके चलिए आए। हमारे पास आपने क्या वक्त काम किया? हमारे पास वक्त की आज कमी है। महिला- एक और मेहमान हमारे साथ एक जुड़ चुके महिला के हैं। साथ कोई घटना घटती थी, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके समाजवादी पार्टी हैं के नोएडा से एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, शिवव्रत भौमिक जी, जो कि होटल मालिक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भौमिक साहब। वक्त की बहुत कमी है, लेकिन जानना यही चाहते हैं कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं या जो होटल्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हो या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज हो रही हो, उसमें यही देखने को में आ रहा है कि बिल्डर्स का, होटल मालिकों का, और कहीं न कहीं फायर सिस्टम का, और कहीं न कहीं अथॉरिटी का ऐसा नेक्सस काम कर रहा है कि इलीगल तरीके से उनको परमिशंस दी जा रही हैं, और नतीजा ये हो रहा है जो लखनऊ में हुआ है। जी जी बिल्कुल। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि अगर बिल्डर और ये अथॉरिटीज मिलके अगर नेक्सस बिल्डअप कर रही है, तो मेरे ख्याल से हर होटल ओनर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में लेना पड़ेगा कि अगर अपने पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो होटल को ऑपरेट बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास प्रॉपर फायर अथॉरिटी से लाइसेंस है कि यू कैन ऑपरेट, आप ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं तो लखनऊ का एक एग्जांपल बता रहा हूं कि एनओसी मिली नहीं थी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला नहीं था, फायर एनओसी मिल गई। इस तरह के तो तमाम एग्जांपल्स हैं। तो ये जो नेक्सस है, ये जो करप्शन है, उसका क्या करेंगे? आप एक चीज देख लीजिए, आप तो नोएडा में रहते हैं, नोएडा में कितने रेजिडेंशियल सेक्टर में होटल्स चल रहे हैं। अगर वहां इस तरह की चीजें हुई, और तमाम होटल्स तो ऐसे हैं जो 42 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो फायर टेंडर्स भी काम नहीं करेंगे। सर, इसमें जितने भी छोटे होटलें हैं या फिर बड़े होटलें जिस पैमाने में काम कर रही है इस टाइम पे, तो वो सारा नेक्सस बिल्डअप हो रहा है पुलिस अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी के साथ, जिसमें ना तो इनके पास कोई लाइसेंस है ऑपरेट करने के लिए, ना इनके पास कोई फायर अथॉरिटी से कोई प्रॉपर वो है कि आप इसको ऑपरेट करें, ना पुलिस की तरफ से कोई इसमें कोई प्रॉपर एक जांच होती है कि हमेशा हर हफ्ते एक बार जाने के बाद हर होटल को एक AND रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी होता है कि कौन आया, कौन गया, किसमें क्या इंस्पेक्शन हुई है जी। ना पुलिस की तरफ से कभी इस चीज। चलिए, इसका मतलब, आपके कहने का मतलब यही है कि कुल मिला जुला के सिस्टम को हमको सुधारना पड़ेगा। राकेश राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शमशी आजाद जी, चंचल यादव जी, शिवव्रत भौमिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक बात यही कहना चाहूंगा कि तमाम डेलीगेशन जाता है हमारे देश से, हर सरकारों में जाता है, दूसरे कंट्रीज में जाता है, कुछ चीज़ें सीख के आता है। मुझे लगता है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड हमारा जो कंट्री है, उसके बचाव के लिए और ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, इनके लिए कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इस पे कोई राजनीति करें। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।